हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। बच्चों, मैं हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर, आपके सामने एक और बहुत प्यारी सी क्लास लेके आ गया हूं। क्लास का नाम होने वाला है कोऑर्डिनेशन, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। तो देखिए, आपका पहला चैप्टर चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली थी। मैंने आपको लाइव क्लासेस में क्वेश्चन भी करवा दिए थे, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है कोऑर्डिनेशन, जिसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी उठा के देखी होगी और एनसीईआरटी का इंडेक्स देखा होगा, या किसी भी अदर किताब, किसी भी अदर रेफरेंस बुक का अगर आपने इंडेक्स देखा होगा, तो आपने देखा होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद 5 फंक्शन आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन सारी चीजों के बारे में बच्चों आज बात करने वाले हैं। अगर आपको ये समझना है पूरा कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है एंड बहुत ध्यान से सुनना है। इसी के साथ साथ आपको नोट्स बनाते रहने हैं अपने, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, देखिए, 2 तरीके की चीजें। एक है कोऑपरेशन या कोऑपरेट करना, कोऑपरेट बोलते हैं ना भाई, मेरे साथ कोऑपरेट कर ले। और कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट दोनों अलग अलग चीजें कैसे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेशन, यहां से आपको यह समझना होगा। देखो, कोऑपरेट, ऑपरेट, मान लिया कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरे साथ कोई और बंदा भी लगा हुआ है और वो भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूं। मान लो कि अमन सर पढ़ा रहे हैं अकाउंटेंसी और मैं पढ़ा रहा हूं बिजनेस स्टडीज, मान लो कि एक्चुअली में यही है, ठीक है। तो अमन सर और मैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं। अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वो मुझसे पूछ लेते हैं, और मुझे अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं उनसे पूछ लेता हूं, ठीक है। काम हम दोनों का क्या है? टीचिंग का काम है। हम चलिए अपना एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं, ठीक है। इस केस में हम दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं? हम दोनों लोग आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि भाई वो अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स डाल रहे हैं, मैं अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स डाल रहा हूं। हम कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं किसी की, लेकिन हम दोनों का ही मेन मोटिव क्या है? बच्चों को स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, चाहे अकाउंट्स पढ़े और चाहे बिजनेस स्टडीज पढ़े, हम दोनों ही टीचर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों का सेटिस्फैक्शन रहे, बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। और वो भी अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, मैं भी अपने एफर्ट्स डाल रहा हूं एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। दैट इज कोऑर्डिनेशन, कि हमारे और उनके बीच में क्या है? कोऑर्डिनेशन है। मैं और अमन सर आपस में कोऑर्डिनेटेड है, क्योंकि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कॉमर्स के बच्चों को पूरा सेटिस्फैक्शन मिले पढ़ाई, मतलब पढ़ के। तो ये वाली बात है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इस फोटो से ही आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पे जो बंदा खड़ा हुआ है, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बता रहा है। यहां से जो अलग अलग लोग आ रहे हैं, जो आप अलग अलग कलर्स की लाइन देख रहे हैं, लेट सपोज कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये जो येलो वाली लाइन है, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ब्लू वाली सेल्स डिपार्टमेंट है, ये ग्रे वाली फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऑरेंज वाली कोई और डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट मान लीजिए, ये वाली आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब सारे ही डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो एक ही दिशा में आ रहे हैं। वो कहां पे आ रहे हैं? इस पूरे सर्किल पे आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, यहां का एरो ये बना हुआ है, इसका एरो ये, इसका एरो ये, मतलब रास्ते इनके अलग अलग हो, लेकिन मंजिल क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ठीक। तो सारे लोग अपने एफर्ट्स कहां डाल रहे हैं? एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। दैट इज कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मैं और अमन सर आपस में काम कर रहे हैं, एंड हम लोगों का एक ही मोटिव है कि हमारे बच्चों, मतलब हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो और वो सेटिस्फाइड रहे पढ़ाई करके, उनको लगे कि हाँ भाई जो पढ़ाया जा रहा है अच्छा पढ़ाया जा रहा है एंड सब कुछ समझ में आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव एक है, उनके एफर्ट्स अलग है, मेरे एफर्ट्स अलग है। हम दोनों के ही एफर्ट्स को मिला के ही कॉमर्स के बच्चों का क्या हो पाएगा? कुछ भला हो पाएगा, एंड वो सेटिस्फाइड फील करेंगे कि हाँ यार, मैंने अगर आधे घंटे इनकी वीडियो देखी तो कुछ काम को समझ में आया, ठीक है भाई। तो इसे कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन। चलिए, तो अब जरा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक मतलब पढ़ के भी देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या कुछ हमारी किताबों में कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखा गया है। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इंश्योर्स दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स वर्क इन सिंक। यहां पे एक वो आता है सिंक, नहीं वो सिंक नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं जहां पे हम हाथ धुलते हैं, वो वाला सिंक नहीं। यहां पे सिंक का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन। कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो ये इंश्योर करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक काम को करें और सिंक्रोनाइजेशन में करें, मतलब मिलजुल के करें। ओके, देयरफॉर
देयर इज यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन समझ रहे हैं कि भाई एक्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है एक ही मंजिल की तरफ, तो यूनिटी ऑफ एक्शन जा रहा है। बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, उनके एक्शन भी अलग अलग है, वो अलग अलग काम करते हैं लेकिन फिर भी उनके कामों में एक यूनिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। तो यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, चाहे एम्प्लॉइज की बात हो, चाहे एम्प्लॉइज के अलग अलग ग्रुप्स की बात हो, और चाहे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात हो, किसी भी मतलब किसी भी तरीके के लोगों के बारे में बात हो, इंडिविजुअल्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, हर जगह ये यूनिटी ऑफ एक्शन काम करता है। हम दो इंडिविजुअल्स की बात करें, हम बहुत बड़े ग्रुप की बात करें, या हम बहुत बड़े डिपार्टमेंट की बात करें, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात कही जा रही है। एंड कैसे होगी, बाय कोऑर्डिनेशन। जब सब लोग एक दिशा में एक साथ अपने एफर्ट्स लगाएंगे, कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे से आप कह सकते हो कि पूछते रहेंगे कि आज आपने क्या किया, आज आपने क्या किया, एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, तो उसे ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसके अलावा चला एक बार और रीड कर लेते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग्स हार्मोनी इन कैरिंग आउट द डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज टू अचीव। देखो बेटा, अगर आप कोऑर्डिनेटेड रहोगे, अगर कोऑर्डिनेटेड का मतलब है आपके बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छी हो रही है, बातचीत अच्छे तरीके से हो रही है, आप कोऑर्डिनेट होकर काम करोगे, है ना, उस केस में ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, हार्मोनी। एंड हार्मोनी का मतलब होता है बच्चों शांति या पीस, ठीक है। तो हार्मोनी बनी रहे, ये भी इंश्योर करना है। इन कैरिंग आउट द डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। अगर शांति बनी रहेगी तो सब लोग अपने अपने काम में लगे रहेंगे, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो सबके पास एक ही काम बचेगा, अपने काम को करना, ठीक है ना। माइंड योर ओन बिजनेस, सुना होगा आपने, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। तो एक मूवी का डायलॉग भी है कि माय बिजनेस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। काफी ट्रोल हुई, मतलब काफी ट्रोल हुआ था ये डायलॉग। चलो तो छोड़ो उसको, लेकिन अपना अपना बिजनेस हर आदमी माइंड करेगा, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जब अचीव करेगा तो ये कोऑर्डिनेशन में आ जाता है, और इससे क्या होगा, हार्मोनी भी बनी रहेगी। इसके अलावा लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट की जहां पे बात हो रही है वहां पे कोऑर्डिनेशन काम करता है। अब चलिए इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको। बेटा, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब भाई अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा विराट कोहली कितने नंबर पे बैटिंग करने जाएंगे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, या ओपनर बैट्समैन कौन होगा, या स्विंग कौन अच्छी फेंकता है, या फास्ट बॉलर कौन है, कौन अच्छी पेस में बॉलिंग करता है। तो आपस में सबको क्या रहना पड़ेगा, आपस में सबको, हमारे इंडियन क्रिकेट के प्लेयर्स को क्या रहना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड रहना पड़ेगा कि हाँ भाई पहले नंबर पे अब ये जाएगा, दूसरे नंबर पे ये जाएगा, तीसरे नंबर पे ये जाएगा, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हार्मोनी बनी रहे, ठीक। तो ग्रुप एफर्ट भी वहीं से, कोऑर्डिनेशन से ही निकल के आएगा। सारे ही सारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स लग जाते हैं मैच को जीतने के लिए। कैसे लग जाते हैं, क्योंकि वो आपस में संगठित है, आपस में कोऑर्डिनेटेड है, उनका एक ही लक्ष्य होता है, मैच को जीतना। When an individual is working, there is no need for coordination. जब एक अकेला इंसान काम कर रहा होता है तो कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब दो लोग या पूरा ग्रुप या पूरा डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम कर रहा हो किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो वो ग्रुप कहलाएगी, है ना, ग्रुप या टीम, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। और आइए आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या है। थोड़ा सा ब्राइट वाले में आपको ब्लर लग रहा होगा, चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इनकरेज टीम स्पिरिट। देखो भाई, अगर सारे प्लेयर्स आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, अगर मिलजुल के काम करेंगे तो उनकी टीम स्पिरिट डेवलप होगी। टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि हमें अपनी टीम को आगे लेके जाना है, हम भले एक कदम पीछे हो जाए। अगर हमें एक कदम पीछे जाके भी अपनी टीम को आगे पुश करने का मौका मिल रहा है तो हमें करना चाहिए। अब अगर विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी बनाने पे आ जाएगा तो टीम नहीं जीत सकती है, ठीक है। उसका काम है सही समय पे सही डिसीजन लेना। जहां पे सेंचुरी बनाने की बात हो वहां सेंचुरी भी बनाए, लेकिन सेंचुरी बनाने के चक्कर में टीम को ना हरवा दे। सेंचुरी तो बना लेगा, मैन ऑफ द मैच भी बन जाएगा, लेकिन टीम उसकी हार जाएगी। तो उसका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, टीम जीते, सेंचुरी बन जाए तो वो और अच्छी बात है ना, चेरी ऑन द केक वाली बात हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। बेटा अगर आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे ना तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती रहेगी कि किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। और अगर ग्रुप का कोई भी मेंबर उस दिशा में आगे बढ़ने से भटकता है तो बाकी वाले उसको खींच के सही रास्ते पे भी ले आएंगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये आता है फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन
कहां से आएगा? देखो, कोऑर्डिनेटेड होकर जब आप काम करोगे, मान लो मैं हूं तो कभी कभी ऐसा हुआ कि यार आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज पढ़ाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है एंड बॉडी में ताकत भी नहीं है, तो क्या करूं, आज का क्लास लेना छोड़ दूं, है ना? फिर मैं अमन सर को देखूंगा जो इतनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं उनको देख के मोटिवेट होऊंगा कि अरे यार ये बंदा काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या आता है, फैसिलिटेट मोटिवेशन। जब आप कोऑर्डिनेट होके काम करोगे, जब आप कोऑर्डिनेशन से रहोगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी और लोगों को देखते देखते। इसके अलावा आता है मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बच्चों, जब एक ग्रुप के लोग कोऑर्डिनेटेड रहेंगे ना, तो वो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेंगे। उनका मेन लक्ष्य ये है कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। एंड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तभी अचीव होगा जब रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। मान लीजिए 1 लाख रुपए आया, 90,000 रुपए आपने वेस्ट कर दिए, तो कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? हो ही नहीं सकता है। तो भाई किसी भी ग्रुप का मेन फोकस ये होना चाहिए कि यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से। अब रिसोर्सेज होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा होता है फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा, ह्यूमन रिसोर्स आप जानते हो इंसान, और तीसरा होता है फिजिकल रिसोर्स जैसे कि एसेट्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें। फिर बच्चों 5वें नंबर पे आता है हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव क्विकली। अगर आप कोऑर्डिनेटेड होकर रहेंगे, अगर आप ग्रुप एफर्ट्स लगाएंगे, तो आपके ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव हो जाएंगे। हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव क्विकली। अगर आप अकेले अकेले काम करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, तो इसलिए कहा जा रहा है कि 1 से भले 2, 1 और 1 11 जैसी चीजें आपने सुनी होंगी। 6 पॉइंट आता है इंप्रूव्स रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आपके रिलेशंस को मजबूत करता है कोऑर्डिनेशन। अगर आप अंदर से ये करोगे कि हाँ यार मैं कोऑर्डिनेटेड होके काम करने वाला हूं, तो आपका रिलेशन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि आप किसी की हेल्प करोगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब इससे क्या होगा, आपका जो रिलेशन है वो और लोगों के साथ सुधरेगा। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैंने आपको बताया क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपका मूड नहीं भी है काम करने का, लेकिन सामने वाला काम कर रहा है, अगर आप सामने वाले से मोटिवेटेड फील कर रहे हो, मतलब उससे मोटिवेशन आपको मिल रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जैसे ही आप थोड़ा धीमे हो जाओगे ना, तो आप पीछे छूटने लगोगे, आपके ग्रुप वाले आपको हाथ पकड़ के आगे खींच लेंगे। कहने का मतलब है आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो पाए। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन लाओगे, कोऑर्डिनेशन से शांति बनी रहेगी, पीस बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल भी इंप्रूव होगी, गुडविल भी बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज मार्केट में निकल के आएगी कि हाँ भाई यहाँ के लोग तो मेहनत से काम करते हैं, यहाँ के लोग तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो आप एसबीआई जाइए कभी भी। एसबीआई एक बैंक का नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का बैंक है एंड सबसे ज्यादा ब्रांचें हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंडिया में। तो भाई आप कभी भी जाओ तो उनके ऊपर काफी मीम बनते हैं, काफी ट्रोलिंग होती है उनकी, और कहा जाता है कि एसबीआई में तो हर समय लंच चल रहा होता है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। वहां के एम्प्लॉयज के अंदर एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता है, एंड दे आर टोटली वेस्टिंग द रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट उनको दिए हुए हैं। आप 10 बजे जाओगे तो कहेंगे 11 बजे आना, 11 बजे जाओगे तो कहेंगे 12 बजे आना, 12 बजे जाओगे तो कहेंगे लंच हो गया। फिर आप 2 बजे जाओगे, कहेंगे अरे अब तो वो उठ गए मीठा खाने गए, मीठा खा के वापस आएंगे, कहेंगे सर्वर ही डाउन है। 4:30 बजे बैंक बंद, नमस्कार, घर चले जाओ, अगले दिन फिर आओ। तो मैंने ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज को एसबीआई में देखा है जो आप बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वो कहते हैं नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट टेबल, वो आपको टेबल पे घुमाते रहते हैं, कोई भी आपको सही सॉल्यूशन नहीं देता है। कई सारे सरकारी ऑफिस में मैंने ऐसे देखा है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से उनके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी मार्केट में खराब होती ही है। एंड अगर आप कोऑर्डिनेशन बना के चलोगे तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी अच्छी हो जाएगी। ओके जी, चलिए तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन के क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अगर आप कोऑर्डिनेटेड रहोगे तो ऐसा लगेगा और ऐसा होगा भी कि अलग अलग वर्कर्स हो सकते हो आप, लेकिन आपके एक्शंस में यूनिटी है। जो आप कर रहे हो वो एक ही तरफ इशारा करता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, गोल को अचीव करना। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा जब आप कोऑर्डिनेशन से काम करोगे। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड टाइम, बेटा रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा एंड समय का भी वेस्टेज नहीं होगा। समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज लाइक मनी, ठीक है ना। तो भाई समय का भी वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भाई 100 लोगों का ग्रुप है, 1-2 बंदे छुट्टी पे चले गए तो बाकी 98 है काम करने के लिए। काम नहीं रुकना चाहिए, तो इसलिए टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। फिर आता है कॉपरेशन। कोऑर्डिनेशन से ही कॉपरेशन होता है। अगर आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो आप कॉपरेट करके भी चलेंगे।
कॉपरेट करने का मतलब मैंने बताया आपको, कोऑपरेट, किसी एक काम पे लग के काम करना, 2-3 लोग लग जाए एक काम को करने में, दैट इज कोऑपरेट। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए, कोऑपरेशन, ऑपरेट करना है आपको लेकिन को करना है, को मतलब को वर्कर्स वाला, कि हाँ भाई 2-3 लोगों को लेके चलना है। इनकरेज टीम स्पिरिट, आपकी टीम स्पिरिट बढ़ेगी कोऑर्डिनेशन से। लेसर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सब आपका अच्छे तरीके से रहेगा। कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहसबाजी, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। इसके बाद रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन मतलब इन पास्ट अगर ऐसा कुछ हुआ है, 2 लोगों के बीच में अनबन हुई है, तो कोऑर्डिनेट करके अगर चलेंगे तो रिकंसिलिएशन करने का मौका मिलेगा, मतलब दोबारा मिलजुल के काम करने का मौका मिलेगा। बिल्ड्स सिनर्जी, बिल्ड सिनर्जी का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सब कोऑर्डिनेट होकर चलेंगे। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम समय ज्यादा काम, है ना भाई। टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम लगे कम और वर्क हो ज्यादा, इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी, कि हाँ भाई आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एसेंस मतलब एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके जी। achievement of goals and objective, and last but not the least, and is very very important point, that is coordination is done to achieve the goals and objectives of the organization। अंत में coordination बहुत जरूरी है organization के goals और objectives को achieve करने के लिए। तो ये सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए, ये ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स हैं, तो ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं सारे 11 के 11 पॉइंट्स। और अब बात करने वाले हैं अपने मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो बच्चों देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप कोई भी काम को शुरू करिए, किसी भी काम को शुरू करिए और थोड़ा बड़ा काम अपने मन में सोचिएगा। चलिए थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसी भी काम को बेटा मन में सोचो, सोच लिया, अब थोड़ा बड़ा काम सोचना। मान लो कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको 100 घर बनाने हैं या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है जो आप अकेले नहीं कर सकते हो, कोई ऐसा काम, ठीक है, सोच लिया। अब सबसे पहले अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, चलिए लेट्स से मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, बिल्डिंग बनानी है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई बिल्डिंग कैसी होगी, कैसी दिखेगी। ऐसा तो है नहीं बेटा कि ईंट गारा लेके शुरू हो जाओगे अगले दिन और लेबर से बोलोगे बनाने लगो बिल्डिंग, ऐसा तो नहीं करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले प्लानिंग करोगे, ये बिल्डिंग का मॉडल है, ये बिल्डिंग का कलर होगा, बिल्डिंग कहां बनेगी, ठीक, कितना पैसा लगेगा, लेबर कहां से आएगा, कितना लेगा लेबर, उसके बाद मटेरियल कहां से आएगा। जितना बिल्डिंग बनने में जितनी भी टीम झाम होती है वो आप करने के लिए रेडी हो जाओगे एंड उसकी प्लानिंग करके रख लोगे। तो ये हो गया प्लानिंग। दूसरा बात आती है ऑर्गेनाइजिंग। अब आप ऑर्गेनाइज करोगे रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइज करोगे लोगों को, है ना, और स्ट्रक्चर डिवाइड करोगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, मतलब कि लोगों को मैनेज करने का और या ऑर्गेनाइज करने का काम करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टाफिंग करोगे और लोगों को लेके आओगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बिल्डिंग बनाना अकेले आपके बस की बात नहीं है। स्टाफिंग कर ली। फिर डायरेक्टिंग, अब उन लोगों को आप दिशा दिखाओगे कि भाई तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तब जाके मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, जो कि है बढ़िया सी बिल्डिंग बनाना। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, देन आप कंट्रोलिंग करोगे। कंट्रोलिंग में ये देखोगे कि जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव थे, जो मेरे स्टैंडर्ड थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए। मान लो मैंने सोचा था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, तो अब मैं देखूंगा सबसे बड़ी बिल्डिंग बना पाया या नहीं बना पाया, दैट इज कंट्रोलिंग। चलिए पढ़ के देख लेते हैं। प्लानिंग, डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में क्या पता लगता है, कोर्स ऑफ एक्शन पता लगता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, आगे हम क्या करने वाले हैं। ओके, ऑर्गेनाइजिंग में पता लगता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, भाई क्या काम कैसे होगा, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, उन सबका कोऑर्डिनेशन कहां पे होगा, ऑर्गेनाइजिंग में होगा। तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग में बेटा हमको क्या, एक लाइन में समझा, मतलब समझ लीजिए, राइट पर्सन एट द राइट टाइम ऑन द राइट जॉब। सही इंसान सही समय पे सही जॉब पे रहे, इसे ही कहते हैं स्टाफिंग। ठीक है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब। सही स्थान पे सही इंसान होना और सही समय पे सही काम करे, वो इसे ही स्टाफिंग कहते हैं। कि जब हमें जितने लोगों की जरूरत थी, हमें वो लोग मिल गए, अच्छे से काम कर रहे, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करवा रहे, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद आता है बेटा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आती है चीजें, डायरेक्टिंग में 4 चीजें आती है। लीडरशिप, लीडरशिप आप जानते हो, जैसे नरेंद्र मोदी इज अ गुड लीडर, लोग उनकी बात सुनते हैं। नरेंद्र मोदी
लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। आपने वो सुना होगा उनका भाषण जिसमें वो कहते हैं कि भाई चांद की रोशनी में सुई में धागा डालो, उससे क्या होगा, आग की रोशनी तेज होगी। आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे उन्होंने थाली बजाने के लिए बोला, गेट के बाहर खड़े होकर लोगों ने बजाई। आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे उन्होंने दिया जलाने के लिए घर के बाहर बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं दिए से पॉजिटिव एनर्जी आती है, लोगों ने किया। समझ रहे हो? तो भाई एक लीडर का ये काम है कि वो सही राह दिखाए। ठीक, तो लीडरशिप आती है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत आती है, उसके बाद मोटिवेशन प्रोत्साहित करना आता है, प्रोत्साहन देना आता है, एंड देन सुपरविजन। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप इनके 4 मतलब समझ लीजिए। सुपरविजन मतलब होता है नजर रखना। तो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये सारे ही पार्ट आते हैं डायरेक्टिंग में। इसके बाद लास्ट आता है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज। यहां पे आप मॉनिटर करते हो, इवैल्यूएट करते हो कि आपने जो सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ। तो शुरू से शुरू करते हैं। प्लानिंग में आपने क्या हुआ, प्लानिंग में क्या किया, डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया, एक्टिविटीज और रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन किया। स्टाफिंग में राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट जॉब आप लेके आए। डायरेक्टिंग में आप क्या किया, आपने डायरेक्टिंग में आपने मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल, लोगों को मैनेज किया, दिशा दिखाई, है ना, एंड लोगों को आपने क्या किया, मोटिवेट किया। एंड कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज, ये सब काम आपने किया। ठीक है, तो ये बेटा सारे ही क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। चलिए, तो इसका मतलब है आपने भाई सारी बातें समझ ली हैं। यहां पे एक बार और देख लेते हैं क्या चीजें लिखा हुआ है। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ ग्रेट मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है प्लानिंग। व्हेन यू थिंक ऑफ प्लानिंग इन अ मैनेजमेंट रोल, थिंक अबाउट इट एज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग एप्रोप्रिएट गोल्स एंड एक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट गोल्स एंड एक्शन चूज करने हैं। फिर आपको स्ट्रेटजी बनानी है। व्हाट एक्शन टू टेक, क्या एक्शन लेना है ये सोचना है। डिसाइडिंग व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड, कि भाई रिसोर्सेज कितने लगेंगे, मतलब व्हाट, हाउ, व्हेन और हु, और चलो वाई भी। इन सारे सवालों का जवाब हमको प्लानिंग में मिलता है। ठीक है, व्हाट क्या करना है, हाउ कैसे करना है, व्हेन कब करना है, वाई क्यों करना है, और हुम कौन करेगा। तो स्ट्रेटजी बनाने का काम कौन करता है, मैनेजर करता है प्लानिंग में। गोल्स और एक्शंस को डिसाइड करने का काम कौन करता है, मैनेजर करता है प्लानिंग में। रिसोर्सेज कौन से लगेंगे इसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, मैनेजर करता है प्लानिंग में। चलिए ऑर्गेनाइजिंग की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वर्कर रिलेशनशिप अलाउज वर्कर्स टू वर्क टुगेदर टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कहा जा रहा है कि भैया ये एक रिलेशनशिप बताता है, लोगों को एक साथ काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, डायरेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव में लिखा हुआ है कि भैया ये जो फंक्शन होता है, ये विजन, एनर्जाइजिंग एम्प्लॉइज, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल यूजिंग विजन, इन्फ्लुएंस, परसुएशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। देखो क्या कहा जा रहा है कि भाई डायरेक्टिंग करने के कई सारे तरीके हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है बेटा, अगर एक लाइन में कहा जाए, इट इनिशिएट्स एक्शन, इट इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। जब आप लोगों को दिशा दिखाते हो, जब आप लोगों को डायरेक्टिंग देते हो ना, वो भाई डायरेक्टर होता है ना पिक्चर में, डायरेक्टर होता है पिक्चर में, क्या कहता है, रोल, कैमरा, एक्शन। तो डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टिंग देता है, फिर जाके एक्टर एक्टिंग करता है ना। एक्टर या एक्ट्रेस कब एक्टिंग करते हैं, जब उनको पहले डायरेक्टर उनका रोल समझाता है। तो अगर बात करते हैं लीडिंग की, तो लीडिंग में क्या होता है, एनर्जाइजिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को एनर्जाइज करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर समझते हैं, इंस्पायर मतलब होता है जैसे मैं विराट कोहली को देख के बड़ा इंस्पायर हूं, विराट कोहली को देख के विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूं। इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को। इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब होता है अपनी बातों में लेके आना, तो ये सारे काम होते हैं। परसुएट करते हैं, उनको मनाते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं कि हाँ भाई जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। और फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का बहुत रोल होता है, वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का बहुत रोल होता है। अच्छे से बातचीत कर पा रहा है या नहीं, लिसनर अच्छा है या नहीं, स्पीकर अच्छा है या नहीं। फिर आते हैं बच्चों स्टाफिंग पे। स्टाफिंग में क्या आता है, स्टाफिंग में आता है कि भाई देखो लिखा है, रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉइज फॉर पोजीशंस विद इन द कंपनी, विद इन टीम्स एंड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के लिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों को लेके आना, दैट इज स्टाफिंग। एंड लास्ट में आता है कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग हाउ वेल यू आर अचीविंग योर गोल्स। इतना ही समझ लीजिए आप, एक लाइन बहुत है, ये इवैल्यूएट करना कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। ये देखना कि जो आपने सोचा था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, दैट इज कंट्रोलिंग। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर हो गया है तो और बेटर कैसे किया जाए, ये जवाब आपको कहां मिलते हैं, कंट्रोलिंग में मिलते हैं। ठीक है,
तो बच्चों लास्ट में कहना चाहूंगा आप लोगों को थैंक यू। आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझा दी हैं, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स देखे, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस देखी, हमने कोऑर्डिनेशन के का मतलब जाना, विद डायग्राम जाना, एंड हमने जाना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आपको जानने के लिए मिला। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस दिख रही हैं आपको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो लाइव क्लासेस में जरूर आइए जहां पे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।